नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज इज फन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी टेट 2023 के पेपर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊं और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, डिस्ग्राफिया इज अ डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्ग्राफिया जो कि जैसे कि हमें पता है कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें से एक है। तो इसमें क्या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टटरिंग एंड एरर्स इन आर्टिकुलेशन, हकलाने और उच्चारण संबंधी त्रुटियों वाला वाक विकार। नहीं, जो स्पीच डिसऑर्डर होता है वो होता है एक इसमें डिस्फेजिया होता है, उसमें होता है। तो ये आंसर इसका सही नहीं होगा, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। दूसरा है लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोस मोटर इम्पेयरमेंट, स्थूल मोटर कौशल में कमी वाला चलन संबंधी विकार। नहीं, तो लोकोमोटर चलने फिरने का विकार नहीं होता है जो डिस्ग्राफिया। जो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट होती है वो होती है इसमें डिस्प्रेक्सिया में होती है, तो ये भी नहीं होगा। और इसके बाद तीसरा है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स, अक्षरों और आकृतियों को बनाने में कठिनाई वाला तंत्रिका संबंधी विकार। तो हाँ, तो इसमें जो डिस्ग्राफिया होता है, इसमें जो होता है बच्चे को ना राइटिंग में डिफिकल्टी होती है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो ये इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नोन एज। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिनका मतलब आईक्यू ज्यादा होता है, उनके लिए कौन सी अप्रोच का यूज किया जाता है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य से अधिक तीव्र गति से पाठ्यक्रम पूरा करने की पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो बच्चे जो ज्यादा स्पीड से वो करते हैं उस पद्धति को हम क्या कहते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये नहीं हो सकता। दूसरा है एनरिचमेंट, इसमें तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड की जाती है संवर्धन में, ये भी नहीं है। एक्सलरेशन, त्वरण, हाँ ये जो होता है ये इसका सही हो सकता है। और इमर्सन, पूर्ण सभ्यता, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा सी पार्ट, इसका एक्सलरेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, टीचर जो कि समावेशी कक्षा की दिशा में कार्य करने वाले शिक्षक क्या क्या करते हैं, देखते हैं एक बार। इसमें क्या है, क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशन, तो क्या वो करिकुलम अडेप्टेशन करते हैं। तो हाँ, ये तो करते हैं, इसमें करिकुलम में चेंजेस हो सकते हैं बच्चे के हिसाब से, तो इसको हम ये सही होना चाहिए। दूसरा है इसमें इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं। हाँ, ये भी करते हैं उसमें टीचर्स, सब बच्चे के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। ठीक है, और थर्ड है एक्समाइन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की समीक्षा करते हैं। ये इसमें उसमें हो सकता है, ये भी कर सकते हैं अपने अंदर, उसके अंदर जो बायसनेस है कि ये बच्चे थोड़ा नहीं कर सकते अगर लोगों के साथ नहीं चलते, उसके बारे में भी उन्हें विचार करने चाहिए। तो ये भी आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 है, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल्स, जो डाइवर्सिटी उसको एज ए ऑब्स्टिकल्स की तरह मानते हैं, नहीं। जो डाइवर्सिटी को तो एक्सेप्ट किया जाता है, तो ऑब्स्टिकल नहीं माना जाता है इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो इसे हम ये क्रॉस कर देते हैं। तो हमारे 1, 2 एंड 3 ऑप्शन जिसमें सही होंगे वो आंसर होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज देन बी। ओके, और आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, which agencies of socialization are predominantly important in infancy? Dash agency of socialization also become important in early childhood। तो यहाँ पर दो मतलब अवस्थाओं की बात कर रखी है। ठीक है,
एक तो इसमें है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी एजेंसी प्रमुख होती है, और दूसरा है बाल्यावस्था में। एक बार इनके ऑप्शन देख लेते हैं थोड़े से, कौन कौन से ऑप्शन हैं। है सबसे पहला है टर्शरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो टर्शरी और सेकेंडरी मतलब तृतीयक और द्वितीयक। और सेकंड में है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, थर्ड में है सेकेंडरी एंड प्राइमरी, एंड डी में है सेकेंडरी और टर्शरी। तो नॉर्मली जो है शैशवावस्था में है, उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फैमिली होती है प्राइमरी एजेंसी। ठीक है, तो फैमिली प्राइमरी एजेंसी किसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है इसमें, और सबसे पहले प्राइमरी सिर्फ एक में ही आ रहा है, मतलब तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के लिए अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार क्या क्या चीजें इसमें है, उनके अनुसार देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है। जो सामाजिक कारक होते हैं वो भाषा को प्रभावित करते करते हैं, साथ में संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो संज्ञानात्मक विकास होता है उससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये आई थिंक नहीं, ये गलत है। इसका कुछ उल्टा ही होता है। ऑप्शन सी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांसेस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। कि लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत रहेगा। और ऑप्शन डी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट आगे बढ़ता है और सुगम बनाता है। तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा डी। ठीक है, at which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectation of society and behave in good ways? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे ये मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षा के अनुसार अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो टोटल हमें पता है कि इसमें टोटल थ्योरी में 6 लेवल हैं, और इसमें जो कन्वेंशन लेवल है उसमें बच्चे ऐसा मानते हैं, उसमें जो पीपल है वो ऐसा मानते हैं कि हमें समाज की एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। Interaction with more knowledgeable others, such as teachers and peers, can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skill। मतलब क्या कहता है, इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों जैसे शिक्षक और सहपाठी के साथ अंत्यक्रिया शिक्षार्थियों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। मतलब जो हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, लर्निंग थ्योरी पढ़ी है, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली दे रखा है कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट होता है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं वो लेस नॉलेजेबल अदर्स को गाइडेंस एंड प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो ये है ए पार्ट तो इसका सही हो जाएगा, मतलब असर्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, रीजन क्या है, सोशल इंटरेक्शन इज ए की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसका क्या मेन गोल रहता है। ठीक है, तो सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है उसका क्या उद्देश्य है, हिंदी में ऐसे कह रखा है। देखते हैं इसको क्या क्या ऑप्शन है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान रखना। तो ये इसका मेन गोल नहीं है कि सिर्फ स्लो लर्नर से फोकस नहीं होता है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा है
टू इवेलुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करके ग्रेड देना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम ग्रेडिंग नहीं करते हैं, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में करते हैं। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ये आंसर सही लग रहा है, ठीक है। ऐसी प्रतिपुष्टि देना जिससे विद्यार्थी अपने अधिगम में सुधार कर सके। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि असेसमेंट इसलिए दिया जाए ताकि लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। और ऑप्शन डी तो गलत ही है, टू, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। Which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? किस एज पे जो बच्चे होते हैं नॉर्मली वो जो वर्ड प्ले में एंगेज हो जाते हैं और उनको जोक्स और रिडल्स भी पसंद आने लगती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखो, हमें पता है कि जो इन्फेंसी का पीरियड होता है उस टाइम बच्चे इसमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। और जो हमारे अर्ली चाइल्ड होते हैं जो कि लगभग 2 से 7 साल के बीच में होती है, उसमें लगभग बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा वो। तो 2 वर्ष के बाद लगभग 3 साल का जिसमें ऑप्शन दे रखा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हैज critiqued कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना किस दृष्टिकोण से की है? तो हम सबने कोरल की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है और उसका हमें ये भी पता है कि जो उनकी ही स्टूडेंट थी कैरोल गिलिगन ने उनकी सिद्धांत की आलोचना भी करी है। तो क्या पर्सपेक्टिव रहा है उसका, इसमें ये आंसर देना है हमें, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन है फ्रॉम अ सोशल कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है। दूसरा फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें जो कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी ना, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे सभी मेल्स पे करे थे, उसमें कोई भी फीमेल इंक्लूड नहीं थी। इसलिए उनकी जो स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन ने, उसने उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करा। तो ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा 10th का बी पार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। और बाकी आप लोग अपनी थ्योरीज वगैरह को रिवाइज करते रहें, उनके बेसिस पे हम पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।